बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमारी पहली ख़बर नाज़रीन, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने 2 फ़ैसले किए हैं और वो दोनों फ़ैसले नाज़रीन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए किसी बुरी ख़बर से कम नहीं हैं। अब वो फ़ैसले क्या हैं, एक तो उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और दूसरी ख़बर नाज़रीन, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने एक इंतहाई कलील मुद्दत में मुनफ़रिद नौइयत का रिकॉर्ड कायम किया है। अब ये क्या मामला है, काज़ी साहब ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, कितनी मुद्दत में बनाया है, इसकी डिटेल भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, तीसरी ख़बर, एक अहम शख्सियत ने चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को एक ख़त लिखा है। अब वो ख़त चीफ साहब तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, लेकिन हम तक वो ख़त जो है वो पहुंच चुका है। वो ख़त क्या है, क्यों लिखा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज मुझे 2 शिकवे आए हैं, वो शिकवे आपको बताएंगे। और दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि आज वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया है, तो बजट के हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें हैं, वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। शिकवा नाज़रीन 2 शख्सियात से आया, लेकिन शिकवा एक ही तरह का है। हसन अयूब, आप जानते हैं, हमारे साफ़ी भाई हैं, दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि इमरान, जो आप भी कभी कभी शिकवा करते हैं, थंबनेल पे डॉज देना छोड़ दो। तो मैंने उससे कहा, यार थंबनेल के ऊपर अगर अट्रैक्टिव किस्म का जुमला ना लिखा जाए तो व्यूअर्स नहीं आते। उसने कहा, छोड़ दो इस बात को, उन पे छोड़ दो जो देखने वाले हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं। अगर तुम प्योर थंबनेल पे ख़बर लिखते हो, अगर वो नहीं आते, वो उनका ज़र्फ़ है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे कि कोई डॉज करने वाला कोई थंबनेल की कोई उसके ऊपर लाइन लिखो। अच्छा, जब ये शिकवा मेरे साथ हसन अयूब ने किया, उसके बाद एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ बात हुई, उन्होंने भी वही बात की। और उनकी बात करने से जो मुझे मिला था, उन्होंने कहा कि जब इतना अच्छा वीलॉग करते हो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो, तो ये थंबनेल वाली जो चीज़ें हैं, जो ट्रिकी किस्म का तुम बनाते हो, कैची किस्म का बनाते हो, ये ना करो। और ये थोड़े अरसे के लिए होगा तुम्हारी, मतलब वो कह रहे थे कि ठीक है, अच्छा कर रहे हो, तो ये ट्रिकी किस्म का, ये कैची किस्म का वीलॉग बनाओगे तो इससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कम अज़ कम थंबनेल की हद तक कम हो जाएगी और फिर लोग आपका थंबनेल देख के आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। तो अब से इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि प्योर चीज़ लिखी जाए और उस जो ख़बर है उसका ख़ुलासा आपके सामने रख दिया जाए, थंबनेल के ऊपर जो हम लाइन लिखते हैं, जो स्लग लिखते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन बजट के ऊपर। वैसे जो दूसरी बड़ी शख्सियत हैं, बड़ी टावरिंग शख्सियत हैं, और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। आजकल कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन वो मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं, लेकिन कभी उन्होंने उन मसाइल और मुश्किलात को फ़ील नहीं किया। अब आ जाते हैं नाज़रीन बजट के ऊपर। ये तो नाज़रीन वाज़ेह है कि बजट जो है आज जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने पेश किया है, इसाक डार साहब ने तो नहीं, आशा पायशा साहब ने, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो ख़बरें मैंने कलेक्ट की हैं उसके मुताबिक नाज़रीन 144 खरब और 60 अरब का बजट पेश किया गया है। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन आपको ये बता दें, ये जो बजट होता है, इसमें हमेशा हर हुकूमत दावा करती है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, अवाम को रिलीफ दिया है अपने महदूद वसाइल में। लेकिन आज ये जो इदाद शुमार होते हैं बजट के, ये जब बजट ले किया जाता है, कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, तो ये प्रपोज़ल होती हैं। हतमी जाके जो बजट है वो 10 से 12 दिनों के बाद पास होता है। और दूसरा, ये जो इदाद शुमार होते हैं, इसका पता भी नाज़रीन को 3-4 दिन 5 दिन गुजरने के बाद पता चलता है कि दरअसल ये बजट है क्या। क्योंकि इस बजट को कोई भी हुकूमत पेश करे, कहा जाता है कि ये इदाद शुमार का गोरख धंधा है। तो 3 से 4 दिन के बाद एक्चुअल इस बजट की जो शक्ल है वो लोगों को समझ आना शुरू होगी। लेकिन एक चीज़ है जो वाज़ेह है कि 35% जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का हुकूमत ने तजवीज़ दी है। हतमी फ़ैसला हो जाएगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। और जो पेंशन है वो 17.5% बढ़ाने की बात की गई है, तजवीज़ दी गई है। इसी तरीके से नाज़रीन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस बजट में रिलीफ दिया जाएगा, पैकेज दिया जाएगा। तो पैकेज नाज़रीन दिया गया है कि डायमंड कार्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिलेगा, और जो 50,000 की एक रुकावट है कि बाहर से अगर कोई पाकिस्तानी आता है, उसने बाहर से डॉलर कमाए हैं, तो वो 50,000 तक लेके आएगा, तो उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ज़राए आमदन क्या हैं। तो अब उसको बढ़ा के नाज़रीन 1 लाख रुपए किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए अगर बाहर से डॉलर्स आप पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं तो आपसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज़ खरीदते, प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदते हैं,
तो उन पर जो 2% टैक्स लिया जाता था वो टैक्स भी ख़त्म कर दिया जाएगा। बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट की खबरें भी हमारे पास है, तो इस बजट में सुप्रीम कोर्ट का क्या हिस्सा है, कितना बजट पास किया गया है, ये इस हवाले से नाज़रीन कुछ अदाद शुमार हैं वो भी आपको बता दें, आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये नाज़रीन मैंने निकाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के माली साल 2023-24 के लिए 3 अरब 55 करोड़ 50 लाख रुपए की बजट की तजवीज़। रवा माली साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के बजट में 50 करोड़ रुपए से ज़ायद के इजाफे की तजवीज़ है। यानी पहले 3 अरब का बजट था, 3 अरब 5 लाख का, अब इसको बढ़ा के जो है वो 3 अरब और 55 करोड़ रुपए जो है वो करने की तजवीज़ हुकूमत ने दी है, जो आज बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया है। और इसमें नाज़रीन कहा गया है कि मुलाजमीन जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तनख्वाहों के मद में ये जो बजट दिया जाएगा, उनकी तनख्वाहों के मद में जो रकम होगी, यानी जो तनख्वाहें सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को अदा की जाती है सैलरी की मद में, वो 66 करोड़ 93 लाख और 50 हज़ार रुपये रखने की तजवीज़ है। इसके बाद नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की ये तो तनख्वाहें हो गई, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के अलाउंसेस की मद में वो रकम नाज़रीन मुख्तस जो की गई है, जो तजवीज़ दी गई है, वो 2 अरब 17 करोड़ 60 लाख और 50 हज़ार रुपये रखने की तजवीज़ है। जो ऑपरेटिंग अखराजात होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वह 40 करोड़ 59 लाख होंगे। मुलाजमीन की पेंशन के लिए 17 करोड़ 90 लाख रुपए रखे गए हैं। ग्रांट्स और सब्सिडीज़ के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। साजो सामान की ख़रीदारी के लिए 7 करोड़ 65 लाख रुपए और मुरम्मत और देखभाल की मद में 3 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस करने की इस बजट में तजवीज़ दी गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आइंदा मालियाती साल का बजट है, जो कि प्रपोजल है 3 अरब और 55 करोड़ रुपए की। अब आ जाते हैं नाजरीन जो हमारे वीलॉग की 3 बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले नाज़रीन जस्टिस काजी फैसल साहब ने क्या मुनफरद किस्म का और कितनी कलील मुद्दत में रिकॉर्ड कायम किया है। नाज़रीन आप शायद जानते होंगे, और मैं यकीन करता हूँ कि आप जानते होंगे, ये खबरें हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जस्टिस काजी फैसल जो पाकिस्तान बार काउंसिल की इनरोलमेंट कमेटी है, उसके चेयरमैन हैं। उस कमेटी ने नाज़रीन पिछले 18 माह में एक काम किया कि जो वकला हैं, मतलब हाई कोर्ट के जो वकला हैं, और वो अगर दिलचस्पी रखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की वकालत का लाइसेंस हासिल करें, तो वो जितने भी कैंडिडेट हैं जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के वकालत का लाइसेंस चाहते हैं, कोई 18 माह में इस इनरोलमेंट कमेटी ने जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में कोई 1032 लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है नाज़रीन, वो भी आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है कि इससे पहले जब इंटरव्यूज़ किए जाते थे उम्मीदवारों के जो सुप्रीम कोर्ट का वकालत का लाइसेंस हासिल करना चाहते थे, उन्हें इस्लामाबाद में बुलाया जाता था, जो पाकिस्तान बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग में दफ्तर है। अब की मरतबा नाज़रीन ये हुआ है कि जो कैंडिडेट्स थे अगर लाहौर थे, तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो लाहौर में ऑफिस है, लाहौर में गया ये कमेटी, वहाँ पे गई, जस्टिस काजी फैसल साहब वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके जो उम्मीदवार हैं उनके वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए गए। जो पेशावर के थे उनके पेशावर में जाके इंटरव्यूज़ किए गए, जो कोयटा के थे उनके कोयटा में जाके इंटरव्यूज़ किए गए, जो इस्लामाबाद के थे उनके इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ हुए। तो ये 3 मरलों में जो इंटरव्यूज़ हैं वकीलों के वो किए गए। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 1032 ख्वाहिशमंद या उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए, जिसमें 669 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट की वकालत का लाइसेंस जारी किया गया। और ना ये सारा सिलसिला 4/11/2021 से शुरू हुआ, जब इस इनरोलमेंट कमेटी की जो कंपोजिशन थी उसमें जस्टिस काजी फैसल साहब चेयरमैन थे, कल्बे हसन दूसरे मेंबर थे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है तीसरे मेंबर थे। और ये नाज़रीन वो वक्त है जब अभी इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर नहीं थे, वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा थे। फिर नाज़रीन बाद में ये कमेटी की कंपोजिशन चेंज हो गई जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून बन गए, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, तो इस कमेटी में आबिद साकी साहब आ गए। फिर आबिद साकी साहब चले गए, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल के हर अहदेदार का एक टेन्योर होता है। उसके बाद फिर एहसन बून साहब आ गए। तो 3 फेजेज़ में इस कमेटी ने इंटरव्यूज़ करके पहले मरले में 339 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के वकालत के लाइसेंस की मंजूरी दी। दूसरे मरले में 507 वकला को सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस का इजरा किया, और तीसरे मरले में 307 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के वकालत का लाइसेंस जो है वो दिया गया। अब ये टोटल, जैसे मैंने आपको बताया, खैर नंबर मेरे ख्याल ऊपर नीचे हो गए, ये टोटल जो है वो 669 दिए गए हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नीचे वाले फिगर्स में कुछ गलती है। तो ये कन्फर्म है
कि जो टोटल फिगर मेरे पास है 1032 के इंटरव्यूज़ हुए और 669 को ये जारी किए गए हैं। अब इसमें आप नाज़रीन देखें कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के नाज़रीन वकला की तादाद है ये 600 अगर शामिल ना करें तो 3600 हैं। कब से सुप्रीम कोर्ट बनी है, कब से सुप्रीम कोर्ट के वकला को वकालत के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, तो आप देख लें क़याम पाकिस्तान से लेकर आज के दिन तक ये कोई तादाद है वो 3600 बनती है। इसमें ज़ाहिर सी बात है कि वकला आए भी होंगे, वकला चले भी गए होंगे, मतलब इंतकाल भी हो जाता ना, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जो वकला इंतकाल पा गए हैं। तो ये 3600 की तादाद तब से चली आ रही है, लेकिन ये 18 माह में 669 लोगों को सुप्रीम कोर्ट का वकालत का लाइसेंस जारी करना, ये जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक तो ये रिकॉर्ड काम किया है, और दूसरा जो वकला आते थे इस्लामाबाद में इंटरव्यू देने के लिए, उनके पैसे खर्च होते थे, होटलों पर रहना पड़ता था, हज़ारों के अखराजात होते हैं, वो अखराजात भी उनके बजाय और उनके होम स्टेशन के ऊपर जाके उनके इंटरव्यूज़ किए गए। दूसरी खबर नाज़रीन, जो जस्टिस काजी चीफ जस्टिस साहब को एक अहम शख्सियत ने ख़त लिखा है। ये नाज़रीन ख़त लिखा गया है, ये ख़त भी आपको पढ़ा देते हैं नाज़रीन। एक्स मुल्तान बार एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, सैयद रियाजुल हसन गिलानी। इन्होंने नाज़रीन ख़त लिखा है जस्टिस काजी फैसल साहब को भी और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को भी। ये ख़त क्या है नाज़रीन, मैं आपको पढ़ देता हूँ। योर काइंड अटेंशन इज़ हेयर बाय ड्रॉन अपॉन द रेजोल्यूशन डेटेड 26 अगस्त 2021 पास इन द ऑल लॉयर्स कन्वेंशन held at High Court Bar Association Multan. Sir, in this convention recommendation were the made for the betterment of the judicial system of Pakistan. I hereby requested your honor to consider, यानी आप ये कंसिडर करें, जो असल मुद्दे की बात यहाँ पे आ रही है, these recommendation play role for the implementation. Sir, Supreme Court of Pakistan is being closed for the long summer vacation consisting upon 90 days. यानी ये जो समर वेकेशंस होती हैं 90 दिन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चली जाती है, उसके ऊपर कहा गया है कि ये आप ऐसा ना करें, इसके ऊपर गौर करें। विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, यानी इसकी कोई मिसाल नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में। वाइल इन इस्लामिक जुडिशल सिस्टम डोर्स ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी क्लोज। इस्लाम का जो निज़ाम इंसाफ है उसमें जो इंसाफ का दरवाज़ा है वो कभी बंद नहीं होता। अच्छा, ये सैयद रियाजुल हसन साहब गिलानी साहब ने यह ख़त तो बंदयाल साहब को भी लिख दिया है और काजी साहब को भी लिख दिया है। उनको ये ख़त की कॉपी या तो मिल जाएगी या फिर मिल चुकी होगी। अब इसमें ये जो उन्होंने कहा है कि छुट्टियाँ सुप्रीम कोर्ट करती है, नाज़रीन 11-12 साल से 13 साल से सुप्रीम कोर्ट की, अप्रैल 2011 से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो जब भी ये समर वेकेशंस होती हैं इसमें ये ज़रूर है कि केसेस लगने की जो तादाद है वो कम हो जाती है, लेकिन नॉर्मली होता ये है कि समर वेकेशन का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो इस तरीके से उसको अनफेक्टिव कर दिया जाता है कि जो जज साहबान हैं वो अपनी रजिस्ट्रियों में चले जाते हैं। यानी जो कराची के जजेज़ हैं वो कराची पे बैठ के मुकदमात की समाअत करेंगे, लाहौर के जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के लाहौर रजिस्ट्री में बैठ के मुकदमात की समाअत करेंगे, और जो पेशावर के हैं अगर उनका बेंच बनता है तो पेशावर भिजवा देता है, अदरवाइज़ पेशावर से इस्लामाबाद आना इतना मुश्किल नहीं है। तो मोस्टली जजेस जो है वो काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करना या जजेस का समर वेकेशन में छुट्टियों पे चले जाना, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के दौर से चला आ रहा है। ग़ालिबन जो हमें सुन गुन है इस मामले के हवाले से, अंग्रेज़ जब तकसीम हिंद से पहले, पाकिस्तान और भारत के बनने से पहले, यहाँ पे अंग्रेज़ जो जज आते थे, क्योंकि यहाँ पे दर्जा हरारत गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो वो इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो छुट्टी लेके वापस चले जाते थे। तो ये ग़ालिबन वहाँ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहीं से ये एक रवायत चली आ रही है, एक सिलसिला चला आ रहा है। तो इसको कंसिडर होना चाहिए, जजेस को छुट्टियाँ भी होनी चाहिए, लेकिन 90 दिन इसके ऊपर गौर होना चाहिए कि ये जो 90 दिन का, वैसे 90 दिन की छुट्टियाँ जजेस नहीं करते, लेकिन जो 90 दिन का नोटिफिकेशन होता है उससे मैसेज बड़ा गलत जाता है। तो एक तो ये चीज़ आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि ये ख़त जो है लिखा गया इन छुट्टियों के हवाले से चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को और काजी फैसल साहब को। अब आर्मी चीफ ने कौन से 2 बड़े फैसले किए हैं और उन फैसलों में इमरान खान साहब के लिए क्या बुरी खबर है। नाज़रीन, जो फॉर्मेशन कमांडर का जो इजलास जारी रहा उसका एलामिया तो आप नाज़रीन के सामने है, जारी किया गया, उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम था। लेकिन अब जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, ये नाज़रीन उस कॉन्फ्रेंस में जो फ़ैसला हुआ है, दो फैसले हुए हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन फ़ौज ने सियासी जमातों को ये पैगाम दिया है कि मुल्क में इस्तेहकाम लेके आएँ,
जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी होगा। और ये नाज़रीन जो फ़ौज ने मैसेज दिया है, ये सिर्फ फ़ौज का मैसेज नहीं, हमारे जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमीरात है, चाइना है, वो भी पाकिस्तान को यही पैगाम देते हैं। अभी चंद रोज़ पहले चाइना के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आए थे, वो भी यही पैगाम दे के गए थे कि अगर आगे बढ़ना है तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएँ। स्टेबिलिटी से तमाम चीज़ें सेट हो जाती हैं, मुल्क आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जो सरमायाकार होते हैं, चाहे वो आपके अपने हों या वो बाहर से आएँ, उन्हें यकीन होता है कि मुल्क में जब इस्तेहकाम होगा उनका सरमाया ख़तरे में नहीं आएगा। तो एक तो ये फ़ैसला किया गया है और ये पैगाम सियासी जमातों को जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार के मुताबिक दे दिया गया है। दूसरा नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला हुआ है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की क़यादत में कि जो सानिया 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें जज़ा और सज़ा जो बनती है वो मिलेगी। उसमें किसी किस्म की कंसेशन नहीं होगी, उसमें किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। और ये भी नाज़रीन उसमें फ़ैसला किया गया है कि कोई जो बेगुनाह है वो रगड़े में नहीं आएगा, उस बेगुनाह को सज़ा नहीं होगी, और जो गुनाहगार है वो अपनी सज़ा भुगतेगा, उसके साथ कोई किसी किस्म की कंसेशन नहीं होगी। और अब ये 2 ख़बरें खान साहब के लिए कैसे बुरी ख़बर का एक आप कह लें कि पैगाम लेके आ रही हैं। तो खान साहब तो इस्तेहकाम पे यकीन ही रखते। खान साहब यकीन रखते हैं कि कुर्सी मेरे पास हो, मैं वज़ीर आज़म हूँ, और अगर कुर्सी मेरे पास नहीं है, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं हूँ, तो मैं हुकूमत को चलने नहीं दूँगा, मुल्क को चलने नहीं दूँगा, मतलब मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने दूँगा। और दूसरा, वैसे ये जो इस्तेहकाम वाली बात है, इसमें यह भी बात शामिल है कि गालम गलोच जो सियासत में, जिसने सियासत को आलूदा कर दिया है, इस कल्चर को भी अब ख़त्म किया जाए। तो खान साहब तो गालम गलोच के बगैर तो उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो तो खान साहब की तकरीर को तकरीर ही नहीं मानते। और ख़ान साहब की तकरीर अल्लाह के नाम से शुरू होती है, रियासत मदीना का उसका ज़िक्र होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ज़िक्र होता है, सुन्नत नबी का ज़िक्र होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी ज़री सी बात है, मैं कोई इतना कोई दीनी आलम नहीं हूँ, कोई अल्फाज की अदायगी में गलती हो जाए तो पहले माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ख़ान साहब जो बातें कर रहे होते हैं, मदीना की रियासत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उसके बारे में बयान कर रहे होते हैं, और फिर जब वो गालम गलोच पे आते हैं, क्या ये रियासत मदीना का कल्चर था? क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी इस तरीके से अपने सियासी मुखालफिन को पुकारना? नबी पाक तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ वो शख्सियत थे कि उन पे कूड़ा गिराने वाली औरत जो है वो बीमार पड़ गई थी, उसको भी पता लेने चले गए थे। और ख़ान साहब क्या कहते हैं, दहशत गर्दों के साथ बैठ जाऊँगा लेकिन सियासी मुखालफिन के साथ नहीं बैठूँगा। और दूसरी ख़ान साहब के लिए जो इसमें बुरी ख़बर है वो ये है कि जज़ा और सज़ा से सानिया 9 मई के उम्मीदवार नहीं बच पाएंगे, तो ये भी ख़ान साहब के लिए बुरी ख़बर है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा।